BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र प्रश्न पत्र क्रमांक 14 आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ध्यान दें कि हमारे विशेष विषय स्पेशल हिंदी की तासिकाएं सोमवार से गुरुवार तक दोपहर 12:15 या 12:30 बजे होंगी, और जो हमारा मतलब व्यक्तिगत मेरा जो प्रश्न पत्र है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी तासिकाएं शुक्रवार शनिवार को होंगी सुबह। कुछ तकनीकी अड़चनें ज़रूर हैं, लेकिन हमें हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण करना है, इसलिए हम इसे आपके सम्मुख रखेंगे। जैसा कि इसकी पहली 2-3 तासिकाओं में हमने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे हमने आदि और मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, उसमें कालगणना में हमने विक्रमी संवत का प्रयोग किया था। अब हम विक्रमी संवत का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र जी ने ये कहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय हमें ईसवी सन का ही उपयोग करना है। इसका कारण यह है कि 1857 से आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ होता है, और उस समय अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से पकड़ हमारे देश पर बना ली थी। इसलिए और उनके सारे जो कामकाज हैं वो ईसवी सन में चला करते थे और उसके बाद भी चल रहे हैं। इसलिए स्वातंत्र्योत्तर भारत का भी अगर हमें हिंदी साहित्य का इतिहास देखना है तो भी ईसवी सन को ही लागू करना पड़ेगा, न कि विक्रमी संवत या शके संवत्सर को। एक बात हमने ये बता दी। दूसरी बात यहाँ ये है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय जिस प्रकार हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के परिस्थितियों पर विशेष जोर दिया था, उसी प्रकार इस पर भी देना है, लेकिन यह एक बार ही देना है। हर एक बार मतलब भारतेंदु युग का अलग, द्विविध युग का अलग, छायावादी युग का अलग, ऐसे न करते हुए हमने आधुनिक साहित्य के इतिहास में 1857 की क्रांति से लेकर के अब तक सामाजिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ और सबसे महत्वपूर्ण राजकीय परिस्थितियों पर पहले ही बात करनी है। हालांकि प्रत्येक युग की हम बात कर सकते हैं, परंतु यह बहुत लंबा चलेगा, इसलिए हम आज की तासिका में केवल राजनीतिक परिस्थितियाँ जो आधुनिक काल के निर्माण में हुई उन पर ही अधिक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, आधुनिक काल की पूर्व पीठिका को हम पहले देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, आधुनिक काल की पूर्व पीठिका पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने रीतिकाल की पूर्व पीठिका, उस प्रकार भक्तिकाल की पूर्व पीठिका, उसके पहले हमने प्राचीन या आदिकाल की पूर्व पीठिका को बहुत महत्व दिया था। इसलिए हमें आधुनिक काल की पूर्व पीठिका को भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, आधुनिक काल वह काल है जिस काल में अंग्रेज़ों ने, यानी अंग्रेज़ों के पूंजीवाद ने हमारी जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से तोड़ दिया था, और इसके आसपास क्या हुआ ये भी हमें देखना है। सबसे पहले हम आधुनिक काल की काल निर्धारण की समस्या को सुलझाएंगे। चूंकि हमने आदिकाल में, भक्तिकाल में, रीतिकाल में शुरुआत और अंत विक्रमी संवत के अंतर्गत देखा था, उसी प्रकार से हमें पहले आधुनिक काल का काल निर्धारण करना पड़ेगा, उसकी काल का सीमांकन करना पड़ेगा। साहित्य के इतिहास में काल का सीमांकन सबसे जटिल समस्या होती है, क्योंकि साहित्य की कोई भी एक प्रवृत्ति अचानक निर्माण होती है और अचानक समाप्त होती है, ऐसा कभी नहीं होता। किसी कालखंड का आरंभ किस समय से होता है, इसे वैज्ञानिक सत्य के रूप में नहीं बताया जा सकता, बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि
क्योंकि उसके अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। बदलाव की प्रक्रिया तो आरंभ से ही चलती है, परंतु नए कालखंड का निर्धारण तब होता है जब बदलाव के चित्र हमारी आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियां, काल रूपों तथा भाषा में स्पष्टतः दिखाई देने लगते हैं। इसलिए साहित्य इतिहास के लेखन में जो काल निर्धारण किया जाएगा वह लचीला होता है, पक्का नहीं होता है। मतलब मसलन एक उदाहरण मैं बताऊं आपको कि केशवदास को हम रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, लेकिन उनका कालखंड भक्ति काल का आता है। हम विद्यापति को आदिकाल का कवि मानते हैं, मानना चाहिए कालक्रम के निर्धारण अनुसार, लेकिन उनमें प्रवृत्तियां रीतिकाल की मिल जाती है। इसका मतलब थोड़ा सा इसमें लचीलापन होना आवश्यक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के विकास का क्रम एक शताब्दी पहले आरंभ हो चुका था। मतलब 1857 की क्रांति से हम आधुनिक काल को आरंभ जरूर मानते हैं, परंतु इसका आरंभ उससे 100 वर्ष पहले हो चुका था। क्या है इसका कारण? ध्यान रखिए, अंग्रेजों ने अनेक शताब्दियों से भारत में व्यापारी के तौर पर आकर अपने पैर पसारने का प्रयास किया था, लेकिन उनको सबसे बड़ी सफलता 1757 की प्लासी की लड़ाई में हुई, जब उनका सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब का पराभव किया। हालांकि अवध के नवाब की ओर से लड़ने वालों की संख्या अंग्रेजों के सेना से 20-30 गुना ज्यादा थी, फिर भी अंग्रेज जीत गए। इसका कारण यह था कि अवध के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर, क्या नाम उसका, देखिए नाम आ जाएगा, उसने गद्दारी की। और हमारा इतिहास यही है, हम पर किसी भी विदेशी आक्रांताओं ने विजय कभी भी प्राप्त नहीं की, हमारे गद्दारों ने हमें बर्बाद किया। इसलिए शेर मुझे याद आता है, शायर अकबर इलाहाबादी का हो, भारत का कुछ नहीं बिगड़ा, दुश्मन की तलवारों से भारत को बर्बाद किया भारत के गद्दारों ने। एक और शेर कहा जाता है उसी प्रसंग के बारे में, वही ऐसा है कि दिल के फफोले उड़ गए सीने के दाग से, इस घर को आग लगी इसी घर के चिराग से। मतलब मीर जाफर जैसे लोगों ने अपने नवाब सिराजुद्दौला का साथ देने की बजाय, बंगाल का जो नवाब था उसको धोखा दे करके उस सेनापति की सेना लड़ी ही नहीं, और 1000 लोगों अंग्रेज सेना के सामने 30,000 लोगों ने समर्पण कर दिया, हार गए बोलकर। हालांकि उन 30,000 लोगों ने एक एक थप्पड़ भी लगा दी होती इन लोगों को, अंग्रेजों को, तो तभी ये भाग जाते। एक महत्वपूर्ण बात और, मीर जाफर ने ऐसा क्यों किया? इसका कारण यह है कि वह बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसे लगता था कि अंग्रेजों के पास व्यापार की अच्छी नीति है, अच्छे हथियार हैं, उनकी तैनाती फौज और उसकी सहायता से वह अपने मालिक को, सिराजुद्दौला को अपदस्थ करके स्वयं नवाब बन सकता है, इसलिए ऐसा हुआ। इसके पहले भी देखते हैं हम, बाबर को बुलाने का श्रेय किसको जाता है? बाबर को बुलाने का श्रेय इब्राहिम लोदी के चाचा को जाता है, जो समय लोदी घराने का शासक था दिल्ली का। और इस प्रकार उससे भी पहले अगर देखा जाए तो मोहम्मद गौरी को 12 बार पराजित करने के उपरांत 13वीं बार पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने का श्रेय किसको जाता है? अपने ही एक आदमी को जाता है, उसके सगे ससुर को जाता है, जयचंद राठौड़ को। तो ये भारत की सबसे बड़ी कठिनाई है कि एतद देशीय लोग प्रयास तो करते रहे, परंतु कुछ गद्दारों ने इस देश को हमेशा बर्बाद करने की सोची और उसमें वे सफल भी हो गए।
देखिए, अगर थोड़ा सा हम इस पूर्व पीठिका को थोड़ा सा बाद में रखें, फिर भी ऐसा माना जाता है कि किसी एक व्यक्ति के जन्म और उसके काव्य प्रदेश में आरंभ, काव्य लेखन के आरंभ से भी किसी एक युग का आरंभ होता है। जैसे कबीर के आरंभ से, कबीर ने जब कहना आरंभ किया तब हम भक्ति काल का आरंभ मानते हैं, या केशवदास ने जो अपने शिष्या को उपदेश दिया वहां से रीतिकाल का आरंभ मानते हैं। चंद से, पृथ्वीराज रासो से आदिकाल का आरंभ मानते हैं। वैसे ही अगर आधुनिक काल का हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ माना जाए तो वह आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 में हुआ था, और 1857 की क्रांति जब हुई 7 साल बाद, उनके जन्म के बाद, तब उन्होंने पहली कविता लिखी थी अपनी आयु के 7वें वर्ष में। इसलिए 1857 ही एक निर्धारक तत्व माना जाता है कि इसी काल से आधुनिक काल आरंभ हुआ। कुछ लोग 1850 को आधुनिक हिंदी साहित्य के आरंभ का वर्ष मानते हैं, परंतु यह एक जरूरी आवश्यकता भी यह है कि किसी एक व्यक्ति के जन्म से नहीं, अपितु एक ऐसी किसी घटना से नए युग का आरंभ मानना चाहिए जिसका प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र पर पड़ा, और 1857 की क्रांति ने वो करके दिखाया था। इसलिए 1857 ही आधुनिक हिंदी साहित्य के कालखंड का आरंभिक चरण यानी शुरुआत, प्रारंभ माना जा सकता है। यदि सन 1857 को आधुनिक काल का प्रारंभ बिंदु मान लिया जाए तो ये दोनों शर्तें जो हैं, मतलब आधुनिक काल का आरंभ और एक इतिहास की गतिमानता में बदलाव लाने वाली बहुत बड़ी घटना, तो ये 1857 ही माना जाना चाहिए। और देखिए कि 1857 की क्रांति के समय दो अलग अलग व्यवस्थाओं में, अलग अलग विरोधी ताकतों में टकराहट हुई थी। एक था भारत का परंपरागत पूंजीवाद जो सामंतों, बादशाहों, सुल्तानों, राजाओं, महाराजाओं, रजवाड़ों इनका प्रतिनिधित्व करती थी, और दूसरा ये पूंजीवाद जो अंग्रेजों की अपनी आर्थिक नीति से आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी थी। हालांकि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रशासित यह राज्य, भारत एक राज्य या राष्ट्र, वह अंग्रेज राजघराने से जुड़ गया और महारानी विक्टोरिया का कालखंड आरंभ हो जाता है। उसके पहले मतलब 100 वर्ष, मतलब 1757 से 1857 तक कंपनी सरकार का ही राज था। सामंतवाद की पूर्णतः संभावनाएं खत्म होने के बाद देश के प्रबुद्ध वर्ग ने नए सिरे से सीखना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, और अंग्रेज शासकों ने भी इस देश की परंपरा को समझ करके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का नवीनीकरण किया। अंग्रेजों ने भी इसी समय लगभग 1857-58 में मुंबई में, कलकत्ता में और मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिससे आधुनिक विचारधारा का वातावरण निर्माण हुआ। दूसरी चीज, उन्होंने रेलवे, पोस्ट, बेतार का तार इत्यादि सुविधाएं शुरू की, जिनकी वजह से उन्हें इस देश की मतलब आकूत संपत्ति तो मिल ही गई, परंतु साथ ही साथ उनका सबसे बड़ा स्वार्थ यह भी निश्चित हुआ कि वो भारत को किस प्रकार से और अधिक लूटते रहे। इस प्रकार से देखते हैं कि हमने ये काल निर्धारण कर लिया कि आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ 1857 से माना जाना चाहिए, न कि 1850 से। 1850 से अगर भारतेंदु जी के जन्म से मान लिया जाए तो वहाँ कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी, और इतिहास की गतिमानता में इसमें कोई बदलाव नहीं आया था। इसलिए इतिहास की गतिमानता में सबसे अधिक बदलाव लाने वाला वर्ष अगर कोई है, आरंभिक बिंदु कोई है, तो 1857 है, और यही वर्ष
और यही वर्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में ही नहीं, अपितु आधुनिक भारत के इतिहास में भी, आधुनिक संस्कृति के इतिहास में भी, आधुनिक सभ्यता के इतिहास में भी, आधुनिक राजनैतिक इतिहास में भी, और सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक सांस्कृतिक इतिहास में। इसलिए आधुनिक काल का आरंभ, यानी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ 1857 ही माना जाना चाहिए। हाँ, प्लासी की लड़ाई जो 100 वर्ष पहले हुई थी उससे 1757 में, तब से अंग्रेजों ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए थे संपूर्ण भारतवर्ष में। हालांकि उससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें अनेक बार हराया था, सूरत से निकाला था, मुंबई से निकाला था, तो वहाँ से जाकर के बाद में कलकत्ता बस गए और कलकत्ता से बाद में उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया। सिराजुद्दौला जो बंगाल का और अवध प्रांत दोनों का मिला करके अधिपति था, उसको 1757 की प्लासी की लड़ाई में हरा दिया और धीरे धीरे उन्होंने 1857 में संपूर्ण भारतवर्ष पर कब्जा कर लिया था। हालांकि उनका विरोध प्रखर हुआ, लेकिन इन प्रखर विरोधों से भी उनका कोई समाधान नहीं हुआ और उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी जड़ें बहुत बहुत गहरी फैला दी थी। इसके उपरांत हम देखते हैं कि आधुनिक काल का नामकरण कैसे किया जाए। मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि प्रत्येक कालखंड को कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार, अपने अध्ययन की गहराई के अनुसार अलग अलग नाम देता है। जैसे कि आदिकाल को किसी ने अंधकार का काल कह दिया, किसी ने सिद्ध सामंत काल कह दिया, किसी ने चारण भाट काल कह दिया, किसी ने प्रारंभिक काल कह दिया, किसी ने आरंभिक काल कह दिया। भक्ति काल को तो खैर दूसरा कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पूर्व मध्य काल कहा गया। रीतिकाल को किसी ने अलंकृत काल कह दिया, किसी ने रसकाल कह दिया, किसी ने श्रृंगार काल कह दिया, किसी ने उत्तर मध्य काल कह दिया। परंतु आधुनिक काल को आधुनिक काल ही क्यों कहा जाए, इस पर थोड़ा सा विवेचन हमें करना पड़ेगा। देखिए, आधुनिक शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। एक, मध्यकाल से नितांत भिन्नता, और दूसरा नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। दो चीजें कौन कौन सी? पहली चीज है कि मध्यकाल से उसमें कुछ भिन्नता हो तो उसे आदिकाल कहें, और दूसरी चीज उसमें कुछ नया इहलौकिक दृष्टिकोण हो, पारलौकिक दृष्टिकोण नहीं। ध्यान रहे कि भक्ति काल में हमारा पारलौकिक दृष्टिकोण, परलोक, ईश्वर, भक्ति इत्यादि पर ज्यादा जोर था, परंतु आधुनिक काल में इहलौकिक का अर्थ होता है कि अपनी जमीन, अपना पैसा, अपनी नौकरी, ये जो बाह्य दिखने वाली चीजें हैं, अंतरात्मा की जगह, अंतरात्मा, प्रकृति, ईश्वर, इन सभी सत्ताओं की जगह इहलौकिक दृष्टिकोण, यहाँ का, इस भूमि का, इस पैसे का, इस नौकरी का, इस चीज का जो महत्व बढ़ गया, वो बहुत आवश्यक है। देखिए कि आधुनिक शब्द को हमने अब देखा कि दो अर्थों, मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना देता है। मध्यकाल अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और एक रस हो चुका था। ध्यान दीजिए, समय एक ऐसा प्रवाह है जिस प्रवाह में आपको कभी भी एक जगह एक प्रकार से स्थिर होकर नहीं बैठना पड़ता, और जहाँ किसी एक कालखंड की कुछ प्रवृत्तियां जड़वत हो जाती हैं, रूढ़िवादिता में ग्रस्त हो जाती हैं, अवरोधग्रस्त नई चीज को स्वीकार नहीं पाती, तब नया दृष्टिकोण सामने आता है और कुछ नई चीजें आ जाती हैं जो ऐतिहासिक प्रक्रिया में पुनः गत्यात्मक बनती है, फिर से गत्यात्मक बनती है। और यही बात हमें बहुत महत्वपूर्ण एक विचार करने की, सोचने की गति प्रदान करती है, सोचने के लिए मजबूर करती है। मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गत्यात्मकता को साहित्य और कला के माध्यम से समझा जा सकता है। मतलब देखिए, रीतिकाल में जो रूढ़ियां आ गई हुई थी, रूढ़िवादिता आ चुकी थी,
रीतिकाल का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि रीतिकाल में जितने भी आचार्य थे, जितने भी साहित्य चिंतक लोग थे, अनेक नाम हमने गिनवाए हैं, जैसे कि केशव दास हैं, मतीराम हैं, चिंतामणि हैं, भूषण हैं, बिहारी हैं। इन सब ने क्या किया? इन सब ने केवल संस्कृत साहित्य विषयक काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करके उसके संस्कृत लक्षणों को मात्र ब्रज भाषा में, हिंदी में उत्कीर्ण किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। एक अवरोध आ गया था उसमें। केवल दरबारी संस्कृति में पलने वाला यह संस्कृत गाम्य साहित्य, इसमें कोई नवीनता नहीं आ गई थी, वो रूढ़ बन चुका था, परंपरागतता उसमें थी, कुछ नयापन नहीं था, इसलिए वो काल नष्ट हुआ और नया काल आया। अब यही ठीक बात आप आदिकाल के बारे में भी कह सकते हैं। आदिकाल में जब धार्मिक साहित्य जो जैन, नाथ, बौद्ध या सिद्ध जिसको कहा जाता है, या फिर लौकिक साहित्य हो, इसमें एक बदलाव लेने की आवश्यकता पड़ी तो भक्ति काल निर्माण हुआ। भक्ति काल में भी जब केवल परलोक की बातें होने लग गई तो थोड़ा सा खींच करके उसे रीतिकाल ने श्रृंगार तक लाने की कोशिश की, और श्रृंगार की भी दूर की कौड़ी जब निकलने लगे तब लोगों ने उसे सामान्य जन्म ला करके पटक दिया आधुनिक काल में। तो ये जरूरी चीजें होती हैं किसी भी बदलाव की, किसी भी परिवर्तन की, और यही परिवर्तन आपको एक नई आशा, नई नई विचारधारा, नई जीवन शैली, नई जीवन पद्धति, नई सोच, नए अनुसंधान की ओर आकर्षित करती है। और ये जो द्वंद्व चल रहा था कि मध्ययुगीन जड़ता और आधुनिक नवीनता का, एक अध्यात्मकता का, तो उसको केवल और केवल साहित्य के माध्यम से समझा जा सकता है। ध्यान रखिए, कभी कभी इतिहास आपको बहुत झूठ बताता है, क्योंकि इतिहास में भावना का लवलेश नहीं होता। हम इतिहास को केवल एक यूं कहें तथ्यात्मक या घटनात्मक श्रृंखला का एक पुलिंदा मात्र मान लेते हैं, जिसमें कोई ये नहीं होता। लेकिन वही इतिहास जब साहित्य के माध्यम से हमारे सामने आ जाता है तो हम कितना उसे कलात्मक दृष्टिकोण से देख करके उसे कितना प्रिय बना लेते हैं, ये भी आप जानते हैं। उदाहरण के तौर पर अब पावन खंड नाम की फिल्म जो आई है, तो देखते समय हम शिव काल में चले जाते हैं, क्योंकि वह एक साहित्यिक रूप है, सिनेमाई रूप है, इतिहास नहीं। उसमें कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, लेकिन ये बदलाव अपेक्षित है। रीतिकाल में कला और साहित्य अपने अपनी कथ्य, अलंकृति और शैली में एक रूप हो गए थे, उसमें कोई नवीनता नहीं रही थी। वे घोर श्रृंगारिकता से बंधे घाटों में ही बह रहे थे। न छंदों में वैविध्य था और न ही विन्यास में, जिसको अंग्रेजी में डिक्शन कहा जाता है, मतलब वाक्य शैली, कहाँ कर्ता कर्म करण होने चाहिए वगैरह वगैरह। एक ही प्रकार के छंद, एक ही प्रकार के ढंग में ये सब चल रहा था। और जब ये बोरिंग हो जाता है तो समय खुद होकर के पलटी मारता है और नए युग का आरंभ हो जाता है। इसलिए जड़त्व के खिलाफ गत्यात्मकता का आंदोलन यह आधुनिक काल की पृष्ठभूमि है, नींव है। आधुनिक काल में बंधे हुए घाट टूट गए और जीवन की धारा विविध स्रोतों में फूट निकली। मतलब किसी घाट में, यानी किसी बांध में पानी बंद करके रखा हुआ है तो उससे पानी सड़ रहा था, उस घाट को तोड़ दिया, उस बांध को तोड़ दिया, तो उसकी अविच्छिन्न धारा इधर उधर बहने लग गई, स्वतंत्र हो गई, पानी अब बंधा नहीं रहा, प्रवाहित होकर के वो शुद्ध हो गया, साफ हो गया, किनारों को उड़ाते हुए आगे निकल गया। इस प्रकार का यहाँ वर्णन किया जा सकता है। और ध्यान रखिए, साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। ध्यान रखिए, आदिकाल में किसके साथ जुड़ा था साहित्य? राजाओं, महाराजों, रासो साहित्य में, धार्मिक लोगों में, चाहे वे धार्मिक लोग जैन मुनि हो, चाहे सिद्ध मुनि हो, चाहे नाथपंथीय साधु हों, या उसके बाद दरबार में आमिर खुसरो जैसे लोग हों, या फिर सूफी संप्रदाय में दीक्षित होने वाले लोग हों, तो ये जीवन का एक हिस्सा मात्र था। उसी प्रकार भक्ति काल में भी अगर देखा जाए तो ये केवल धार्मिक लोगों तक ही मर्यादित था, हालांकि जनसामान्य तक वो पहुंच चुका था एक पद्धति से। रीतिकाल में फिर से
दरबारी साहित्य ही आ गया। आधुनिक काल की विशेषता यह है कि आधुनिक काल का साहित्य मनुष्य के बृहत्तर, यानी जो बहुत बड़ा मानव था, जिसको हम बहुजन कहते हैं, बहुजन की जगह मैं सर्वजन का उपयोग करूंगा, सर्वजन के सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। यानी आदिकाल के केंद्र में कौन था? राजा था। भक्ति काल के केंद्र में था ईश्वर। रीतिकाल के केंद्र में फिर से दरबार आ गया था। लेकिन आधुनिक काल के साहित्य के केंद्र में पहली बार कोई सामान्य व्यक्ति आया, आम आदमी आया, आम औरत आई, जनता आई, प्रजा आई, रैयत आई, सर्व सामान्य आम जनों के सुख दुख आए। अब तक इसे आदिकाल में वाणी नहीं मिली थी, भक्ति काल में वाणी नहीं मिली थी, रीतिकाल में वाणी नहीं मिली थी। पहली बार ऐसा घटित हुआ कि जन सामान्य साहित्य के केंद्र में आ गया। आधुनिक शब्द का दूसरा भी अर्थ यह ध्वनित होता है कि इहलौकिक दृष्टिकोण। अब देखिए, अब तक का साहित्य कैसे था? आप जैन साहित्य की बात देखें, करकंडचर्यु देखें, या फिर विनय सूरी जी, देवसेन सूरी जी का कोई अन्य ग्रंथ देखें, जैसे कि श्रावकाचार देखें, तो उसमें, या फिर सिद्धों के साहित्य में देखें, नाथों के साहित्य में देखें, दरबारी साहित्य में देखें, भक्ति पंथों के साहित्य में देखें, इन सब में पारलौकिक दृष्टिकोण था। या फिर रीतिकाल के कवियों में इहलौकिक दृष्टिकोण होते हुए भी वह केवल स्त्रियों की सुंदरता में रमने वाला दृष्टिकोण था, या अधिक से अधिक प्रकृति में रमने वाला था। परंतु पहली बार ऐसे हुआ कि ये पारलौकिक बातें, ईश्वर, वेद, उपनिषद, पुराण, कुरान, अल्लाह, सूफीत्व, इन सब से अलग हट करके पारलौकिक चीजें जो हैं, जो दिखाई नहीं देती, उनको छोड़ करके पहली बार साहित्य इहलौकिक बना। इहलौकिक बना मतलब इसी लोक का बना। इहलोक मतलब पृथ्वी, परलोक मतलब स्वर्ग, या जो जिसे आप चाहे कोई समझे, कोई वैकुंठ कहे, कोई स्वर्ग कहे, कोई दोजख कहे या जन्नत कहे। ये इन बातों का यहाँ कोई मतलब नहीं रहा। जन्म, पुनर्जन्म, अस्तिक, नास्तिक, इनमें कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं इस समय जी रहा हूँ तो मैं सुखपूर्वक जीऊँ, और सुखपूर्वक जीने के लिए मुझे कष्ट करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। मैं केवल देरे हारी खाटल्यावरी बोल करके केवल भक्ति करते हुए सब सुख मिल जाएगा, ऐसा इस समय नहीं है। तो ये जो इहलौकिक दृष्टिकोण है, वो धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्र आदि सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। मध्यकाल में पारलौकिक दृष्टि से मनुष्य इतना अधिक आच्छन्न था कि उसे अपने परिवेश की सुध ही नहीं रहे थे। कोई भी आकर के राज कर रहा था, कभी ग्रीक आकर के राज किए, कभी अफगान आकर के राज किए, कभी डच आकर के राज किए, कभी पुर्तगीज आकर के राज किए, कभी पठान आकर के राज किए, कभी मुगल आकर के राज किए, कभी अंग्रेज आकर के राज किए। इसके बारे में कोई कुछ नहीं लगता था, जैसे ईश्वर रखेगा वैसे रख लेते हैं। ये जो परिवेश के प्रति शुद्ध नहीं थी या गंभीरता नहीं थी, पर आधुनिक युग में अपने परिवेश के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति मनुष्य अधिक सतर्क हो गया। खास करके हिंदी साहित्य का जो महत्वपूर्ण लेखक है, कवि है, वह अधिक सतर्क हो गया। आधुनिक युग की पीठिका के रूप में इस देश में जिन दार्शनिक और धार्मिक चिंतनों का, व्याख्याताओं का आविर्भाव हुआ, उनके मूल चिंताधारा इहलौकिक ही थी। मतलब 1827 के ब्राह्मो समाज से लेकर के 1885 के कांग्रेस तक जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए, राजनीतिक आंदोलन हुए, उन सब में इहलौकिकता महत्वपूर्ण थी, पारलौकिकता लगभग नहीं थी भी तो वो इहलोक के प्राप्त करने के उपरांत की थी। ध्यान दें, इस जमाने में क्या हुआ कि जो इसकी धार्मिक इहलौकिक चिंतन धारा थी,
उसने किस पर जोर दिया? समाज सुधार, समाज परिष्कार, अतीत का पुनरुत्थान अवश्य किया। अपने पूर्वजों का, अपने भूतकाल का, अपने महापुरुषों का, अपने पूर्वजों का आख्यान बहुत किया, लेकिन उनके आदर्शों को आज के जीवन में उतारने का भी उतना ही प्रयास किया। यह नया दृष्टिकोण। समाज में सुधारना करने का प्रयास किया, सती प्रथा खत्म कर दी, बाल विधवा उनके विवाह होने लगे, बालाजरठ विवाह रुक गए। इतना ही नहीं, अंतर्जातीय विवाह होने लग गए, धार्मिक कटुता का वातावरण राष्ट्रीय एकात्मता ने ले लिया। तो ये बहुत जरूरी था कि यह नया दृष्टिकोण उसमें हो। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है कि साहित्य की भाषा ही बदल गई। ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली आ गई। अब तक क्या था देखिए, भक्ति काल में, रीति काल में, ब्रज भाषा में या अवधी भाषा में पद्य का लेखन होता था। पहली बार आधुनिक काल में कम से कम गद्य के लिए तो, गद्य की लेखन के लिए तो खड़ी बोली का प्रयोग होने लग गया। और ये खड़ी बोली आज जिसमें हम बात करते हैं, यह गद्य की बोली बन गई। और पद्य के लिए कुछ दिनों तक, खास करके भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग तक, मतलब 1902 तक ब्रज भाषा ही रही। लेकिन 1902 के बाद भी पद्य लेखन के लिए भी ब्रज भाषा की जगह आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। अब चलते हैं आगे, आधुनिक काल के कितने उपविभाग हो सकते हैं इसकी ओर। क्योंकि हम देखते हैं कि आदिकाल में हमने देखा धार्मिक संरक्षण में लिखा गया साहित्य, राज्याश्रय में लिखा गया साहित्य, लोकाश्रय में लिखा गया साहित्य। हमने ये तीन उसके भाग देखे थे। राज्याश्रय में रासो साहित्य लिखा गया आदिकाल में, धार्मिक आश्रय में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य लिखा गया। भक्ति काल में भी हम देखते हैं कि निर्गुणवादी सगुणवादी दो भेद हो गए। रीति काल में भी रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति युक्त काव्य लिखा गया। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य लिखा गया। उसी प्रकार आधुनिक कालखंड में भी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हो सकती हैं, इस पर भी हमें विचार करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल के जो उपविभाग किए हैं उनमें एक सूत्रता का अभाव है और ये विसंगतिपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा था? गद्य खंड और काव्य खंड, गद्य खंड और काव्य खंड। और उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा था। परंतु ये प्रवृत्ति उतनी समर्पक नहीं है। ये दोनों कालखंड, दोनों खंड हैं, गद्य और पद्य, एक दूसरे से पृथक हैं और इनमें एक तांता नहीं आ पाते। दोनों कालखंडों को उन्होंने फिर दो दो प्रकरणों में बांट दिया है। गद्य के पहले प्रकरण में उन्होंने ब्रज भाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन किया है, और दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित किया है। इसे फिर से तीन उत्थानों में विभाजित किया, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। कालखंड के भी उन्होंने दो प्रकरण किए हैं, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। काव्य खंड में भी, नई धारा में भी उन्होंने तीन उत्थान किए हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। शुक्ल जी के गद्य खंड और काव्य खंड में एक दूसरे में सर्वथा अलग है। एक ही प्रवृत्ति का दूसरे की प्रवृत्ति से कोई तालमेल नहीं लगता है। ऐसा लगता है मानो गद्य खंड में एक प्रवृत्ति क्रियाशील है जो काव्य खंड में दूसरी, मतलब काव्य खंड में अलग चल रहा है। मतलब ये दोनों समांतर धाराएं चल रही हैं, ऐसा लगता है अगर इस प्रकार का वर्गीकरण किया जाए तो। उदाहरण के रूप में कहा गया है कि काव्य खंड के दूसरे प्रकरण में तृतीय उत्थान, जिसको काव्य में छायावाद कहा जाता है, और गद्य खंड में द्वितीय प्रकरण के तृतीय उत्थान में कोई एक रूपता निरूपित नहीं होती। मतलब
एक और प्रेमचंद गद्य लिख रहे हैं और दूसरी ओर प्रसाद पद्य लिख रहे हैं। इन दोनों में कोई साम्य नजर नहीं आता। इस दृष्टि से खंडित दृष्टि से इतिहास का निरंतर ओझल हो जाता है। शुक्ल जी के परवर्ती इतिहासकार ने प्रायः शुक्ल जी का ही अनुकरण किया है। आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें ये सारी बातें कही गई हैं। इसलिए और ध्यान रखिए कि कभी भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ करें तो शुक्ल जी से आरंभ करना पड़ेगा, और शुक्ल जी की हर बात को अंतिम सत्य भी स्वीकारना नहीं है और शुक्ल जी की हर बात का विरोध भी नहीं करना है। हाँ, उसको एक ऐतिहासिक महत्व अवश्य देना चाहिए। आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद का युग सर्वमान्य रहा है। इसका केंद्रवर्ती बिंदु मान करके इसका उपविभाजन पूर्व छायावाद, छायावाद और छायावादोत्तर काल इस प्रकार से अलग अलग रूप से किया जा सकता है, ऐसा मानते हैं। जैसे कि देखिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और भक्ति के पूर्व का कालखंड, भक्ति का कालखंड और भक्ति के बाद का कालखंड, इस प्रकार से हिंदी साहित्य का विभाजन किया जाता है। उसी प्रकार आधुनिक काल में छायावादी काव्यधारा, जिसका प्रवर्तन जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा इत्यादियों ने किया था, वह हिंदी का हीरक युग है। इसमें इतनी बढ़िया कविता लिखी गई कि दुनिया की किसी भी कविता में इतना दम नहीं है कि इसकी बराबरी कर सके। इसलिए छायावाद के पूर्व का काल, छायावाद का काल और छायावाद के बाद का काल, इस प्रकार से भी वर्गीकरण किया जा सकता है। परंतु छायावाद के पूर्व के काल में भी हिंदी साहित्य का परिष्कार दो मंजिलों से गुजर चुका था, दो पड़ावों से गुजर चुका था। पहले का नाम है पुनर्जागरण और दूसरा है सुधार। राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुषों के जीवन कार्य को नजर रखते हुए हम देख सकते हैं कि इन लोगों ने पुनर्जागरण का बहुत बड़ा कार्य किया था और वह ऐतिहासिक तथ्य है। खास करके उत्तर भारत के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करने के उपरांत वेदों की ओर चलने का जो आदेश किया, अपने इतिहास को अपने इतिहास की पड़ताल करने सीखे, अपने आप को अंग्रेजी चश्मे से अलग हटा करके भारतीय चश्मे से देखने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद ने भी वही किया। स्वामी विवेकानंद के काल में तो हिंदू धर्म पर लोग थूकते थे, लेकिन जब उन्होंने अमेरिका में जाकर के शिकागो की ऐतिहासिक सर्वधर्म परिषद में हिंदू धर्म का झंडा गाड़ करके आए, तब लोगों को पता चला कि भाई इतना श्रेष्ठ हिंदू धर्म है। अपने पूर्वजों पे हमें गर्व करना चाहिए, हमारी परंपराओं पे हमें गर्व करना चाहिए। हालांकि उसमें कुछ अगर गलतियां आ गई हैं, त्रुटियां आ गई, तो उनमें सुधार भी करना चाहिए। इसलिए दूसरा नाम है सुधार काल, पुनर्जागरण के बाद। और इन पुनर्जागरण और सुधार का सीधा प्रभाव हमारे साहित्य पर भी पड़ा है, खास करके हिंदी साहित्य पर। साहित्य अपने नवीन पर्यावरण से जुड़ करके मध्यकालीन प्रवृत्तियों से अलग हो गया था। अतः आधुनिक काल की पहली मंजिल को, पहले पड़ाव को पुनर्जागरण काल कहना समीचीन है और दूसरे पड़ाव में अपने कथ्य, कथाकार और रूपाकार और भाषा के सुधार और परिष्कार की ओर लोगों का ध्यान दे गया। इसलिए दूसरे पड़ाव को, दूसरे कालखंड को आधुनिक काल के नाम दिया जाता है सुधार काल। पहले को पुनर्जागरण काल, दूसरे को सुधार काल। स्थूल रूप में छायावाद का आरंभ 1818 से आरंभ हुआ और 1918 से आरंभ हुआ और 1938 तक केवल 20 वर्ष छायावाद चलता रहा। लेकिन इन 20 वर्षों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा जैसे महान कवियों ने इन 20 वर्षों में जो लिखा,
चाहे वो जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी हो, चाहे निराला की राम की शक्ति पूजा हो, चाहे सुमित्रानंदन पंत जी का चिदम्बरा जैसा ग्रंथ हो, या फिर महादेव वर्मा का यामा जैसा ग्रंथ हो। इन ग्रंथों में, इन काव्य ग्रंथों में जो कविता के सूक्ष्म विद्रोह थे, जो स्वच्छंदता थी, वह हिंदी साहित्य के इतिहास में अक्षुण्ण हो गई। उसके बाद भी बहुत सी कविताएं आई, उसके पहले भी बहुत सी कविताएं आई, लेकिन कविता के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा ने किया हुआ कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसलिए जिस प्रकार हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को जो महत्व दिया है, वही लगभग महत्व हमें आधुनिक काल के छायावाद को देना चाहिए। और वर्गीकरण छायावाद के पूर्व का काव्य, छायावादी काव्य और छायावादोत्तर काव्य, इसमें इसे विभक्त करके देखना चाहिए। और छायावाद के पूर्व के काव्य में भी दो पड़ाव, दो स्तर या दो कालखंड बनाने हैं, जिनके अंतर्गत पहला पुनर्जागरण काल, जिसके माध्यम से ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि संस्थाओं के द्वारा जो एक प्रकार से अपने पूर्वजों के प्रति आदर भाव निर्माण करने का प्रयास किया गया, उसको पुनर्जागरण कहा जाए। और उसके उपरांत इन सभी लोगों के आदर्श को लेकर के अपनी कविता में सुधार करने का प्रयास, चाहे वो भाषा के रूप में हो, चाहे छंदों के रूप में हो, चाहे कथ्य के रूप में हो, चाहे विचारों के रूप में जिन लोगों ने किया, उन लोगों का ये दूसरा पड़ाव है, जिसको हम कहते हैं सुधार काल। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि पुनर्जागरण काल में गद्य की भाषा खड़ी बोली थी और पद्य की भाषा ब्रज भाषा थी, परंतु सुधार काल में पद्य की भाषा भी खड़ी बोली बन गई थी। अब ब्रज भाषा का साम्राज्य गद्य और पद्य दोनों के क्षेत्रों से नष्ट हो गया, और ये बहुत बड़ा सुधार देखने को काव्य भाषा के रूप में हमें मिलता है। यानी 1818 से लेकर 1838 तक का कालखंड, और उसके बाद का जो कालखंड है उसको कहा जाता है, छायावाद के कालखंड के बाद का, प्रगति धर्मी और प्रयोग धर्मी कालखंड। और प्रगति धर्मी और प्रयोग धर्मी दोनों के दोनों आंदोलन समान रूप से चले। प्रगति धर्मी आंदोलन के पीछे मार्क्सवादी विचारधारा थी और प्रयोग धर्मी आंदोलन के पीछे मनोविश्लेषणवादी डॉक्टर सिगमंड फ्राइड की विचारधारा थी। इस काल को 1938 से 1953 तक का निर्धारित किया जाता है। दूसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ प्रयोग धर्मिता छुट्टी पा करके एक आत्यंतिक संपृक्तता के साथ नए लेखन की ओर प्रवृत्त होती है। इसलिए इसे नवलेखन काल या नई कविता का कालखंड माना जा सकता है। संक्षेप में अगर देखा जाए तो आधुनिक काल का पुनः विभाजन अलग अलग कालखंडों में देखा जाए तो वो हमारे सामने आता है। पहला कालखंड आता है पुनर्जागरण काल, जो 1857 से लेकर के 1900 तक, लौकिक रूप में 1902 तक है, लेकिन फिर भी 1900 मान करके चलते हैं। 1857 से 1900 ईस्वी तक पहला कालखंड, जिसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अगर इस समय के नेतृत्व करने वाले कवि को महत्वपूर्ण मान लिया जाए तो उस समय नेतृत्व करने वाले कवि और आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसलिए इस कालखंड को व्यक्तिनिष्ठ अगर नाम दिया जाए तो उसे हम भारतेंदु युग भी कहते हैं या भारतेंदु काल भी कह सकते हैं। कौन सा? 1857 से लेकर के 1900 तक का कालखंड। फिर दूसरा आता है जागरण सुधार काल, जो 1900 से लेकर के 1918 तक आ जाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादन की बहुत बड़ी भूमिका यहाँ अदा होती है। मतलब सरस्वती इस पत्रिका का संपादन वैसे 1900 में शुरू हुआ था और 1902 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पोद्दार जी, इन्होंने वो संपादन हाथ में लिया और अनेक नए कवियों लेखकों
को प्रोत्साहित करके उनकी भाषा में सुधार करते हुए लिखा गया। उदाहरण के रूप में केवल एक कहूँ, प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी थी पंचों के परमेश्वर, ये हिंदी की उनकी पहली कहानी थी। उसके शीर्षक में ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बदलाव करके पंचों के परमेश्वर की जगह पंच परमेश्वर नाम दे दिया। मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्होंने रंग में भंग, भारत भारती, जयद्रथ वध जैसे महाकाव्य खंड काव्य लिखे हैं, साकेत जैसे महाकाव्य खंड काव्य लिखे हैं, उनके साथ उनका भी मार्गदर्शन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का भी मार्गदर्शन किया था। इतना नहीं, प्रसाद जी का भी थोड़ा सा श्रेय उनको जाता है मार्गदर्शन करने का। तो पहले युग में, भारतेंदु युग में, भारतेंदु स्वयं कवि थे, आलोचक थे, और भारतेंदु मंडल के कवियों को साथ में लेकर के उन्होंने जागरण काल, पुनर्जागरण कालीन साहित्य लिखा, रचा, उसकी आलोचना की। दूसरा जो कालखंड हमने कहा था जागरण सुधार काल, इसका नेतृत्व कवि के रूप में नहीं अपितु एक अध्यापक के रूप में, लेखन में कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, क्या करना चाहिए, इस पर विचार करते 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 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिनके पास सरस्वती पत्रिका जैसा बहुत बड़ा माध्यम था, वो 1900 से लेकर के 1918 तक का कालखंड जाता है। इसलिए इस कालखंड को महावीर प्रसाद द्विवेदी युग या द्विवेदी युग भी कहा जाता है। जैसे भारतेंदु युग इसके पहले था, वैसे इसे भी कहा जाता है। फिर तीसरा कालखंड आता है छायावाद, जिसका आरंभ 1818 से लेकर के 1838 तक के 20 वर्षों का कालखंड आता है। अब ये हुआ छायावाद के पूर्व और छायावाद का कालखंड। अब छायावादोत्तर कालखंडों में प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक का जाता है, और उसके उपरांत नवलेखन या नई कविता का कालखंड 1953 से लेकर के 1975 तक आ जाता है। 1975 में ध्यान रखिए एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो थी इमरजेंसी लागू हुई थी। इमरजेंसी जिसको हम आपातकाल कह सकते हैं, आनी बानी कह सकते हैं। तब से एक और बदलाव आ गया, और 1975 से लेकर के 1991-92 तक का कालखंड जो कहा जाता है वो आपातकालोत्तर कालखंड कहा जाता है, या जिसे समकालीन कविता का कालखंड कहा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कालखंड है। इसके उपरांत 1991 के बाद से लेकर के 2000 तक का जो कालखंड है वह वैश्वीकरण के प्रवेश का कालखंड आता है, और 2000 के बाद छोटी छोटी अस्मिताओं का साहित्य में उदय मिलता है। इससे पहले संपूर्ण साहित्य एक जिनसी साहित्य था, किंतु 2000 के आसपास साहित्य में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्य विमर्श, ओबीसी विमर्श, इस प्रकार के अलग अलग अस्मिता मूलक आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए कि आधुनिक कालखंड में पहला कालखंड जागरण, पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल माना जाता है 1857 से 1900 विक्रम ईस्वी सन तक। फिर दूसरा जागरण सुधार काल या जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है वह 1900 से लेकर के 1918 तक। तीसरा छायावादी काल जिसको प्रसाद काल भी कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद काल, वो 1918 से लेकर के 1938 तक। फिर उसके उपरांत छायावादोत्तर काल में भी 3-4 पड़ाव आते हैं। तो उसमें पहला है प्रगति प्रयोगवादी काल 1938 से लेकर के 1943 तक का कालखंड आता है, और नवलेखन काल जो है 1943 से लेकर के 1975 तक चलता है। 1975 से लेकर के 1990 तक जो आपातकालोत्तर साहित्य या फिर जिसको हम समकालीन साहित्य कहते हैं वो आ जाता है, और उसके उपरांत वैश्वीकरण का आंदोलन 1991 में शुरू हुआ। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का कालखंड निर्माण हुआ, और इस कालखंड में कुछ नई नई अस्मिताएं उभर कर सामने आने लग गई, जैसे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्य विमर्श,
वृद्ध विमर्श, तृतीय पंथी या किन्नर विमर्श, ऐसे अनेक विमर्श आ गए। इस वजह से अब तक जो काव्य के केंद्र में, साहित्य के केंद्र में नहीं आ रहे थे, ऐसे लोग भी साहित्य के केंद्र में आने लग गए और ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे सामने आती है। देखिए, कोई भी बदलाव अचानक नहीं आता, इसी प्रकार नहीं, यूं ही नहीं आता, ऐसे ही नहीं आता, बल्कि उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। दो संस्कृतियों का अंतरावलंबन परिवर्तन के लिए उतना कारगर नहीं होता जितने समाज के बुनियादी ढांचे को बदलने वाले आर्थिक कारण प्रभावशाली होते हैं। ध्यान दें, आर्थिक कारण, मुख्य कारण आर्थिक होता है, सांस्कृतिक कारण गौण होते हैं, पर इन दोनों को लाने का दायित्व जाने अनजाने अंग्रेजों पर रहा। मतलब 1857 की क्रांति के उपरांत कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी ने स्थापित किए। उसके उपरांत रेलवे, बेतार का तार, पोस्ट खाता ये आरंभ हो गया और इस वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया और इसी बदलाव के कारण भारत में राष्ट्रवाद का निर्माण भी हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने की प्रवृत्ति भी हुई। देखिए, यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमें आधुनिक काल की इस पूर्व पीठिका का पूरी तरह से ज्ञान हो गया है तो हमें अगले सूत्र पर हमें जाना पड़ेगा, वो है परिस्थितियां, आधुनिक काल की परिस्थितियां। और इन आधुनिक काल की परिस्थितियों में राजकीय स्थिति, उसके उपरांत शिक्षा का पश्चिमीकरण, उसके उपरांत यातायात के साधन, इन सभी चीजों को, खास करके भारतीय पुनर्जागरण, रेनेसां, उसके उपरांत ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, सनातन धर्म सभा, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज इत्यादि आंदोलनों से जो सुधार हुए, उन सुधारों की भी बहुत बड़ी भूमिका आधुनिक काल के साहित्यिक इतिहास में हमें दिखाई देती है। लगभग 53 मिनट हमारे हो गए हैं, 10:10 हो रहे हैं। कल की तासिका में हम आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक परिस्थितियों इत्यादि पर विचार करना आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरी। कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? धनश्री, हेलो। आज के पढ़ाए गए पाठ्यक्रम पर कोई प्रश्न पूछना है? धनश्री जी, ठीक है। अगर कोई प्रश्न पूछना नहीं है तो हम कल इस पर थोड़ा सा विवेचन और करेंगे और कल हम आधुनिक काल की परिस्थितियों पर, खास करके राजनीतिक परिस्थितियों पर, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर, आर्थिक परिस्थितियों पर, सामाजिक परिस्थितियों पर जोर डालते हुए आधुनिक काल की पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरी।